हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन किए थे और आई होप कि आपने सारे 6.1 और 6.2 के क्वेश्चन अच्छे से फेयर कॉपी में 2 बार प्रैक्टिस कर लिए होंगे। किए हैं ना बच्चों? प्रैक्टिस करोगे तो ही आगे समझ में आने वाले हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। उससे पहले हम उसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये सारे एक दूसरे के लिंक है। जैसे आपने अभी आप 10th क्लास में हो तो 9th की बहुत सारी चीज़ें लिंक आ गई। जैसे सर्वांग क्षमता है वो आपके 9th में भी थी, तो बहुत सारी चीज़ें लिंक होती है जो आपको अपग्रेडेड, मतलब पिछला कुछ ना कुछ आपको हमको रिवीजन करते ही हैं। तो अभी जब हमने 6.1 और 6.2 पढ़ा ना, तो अब 6.3 में उसका रिवीजन है। कुछ पार्ट उसका भी आएगा और कुछ नया भी होगा, तभी तो आप बड़े होंगे नई क्लास में आने के लिए। तो देखो, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कुछ कसौटियां। अब कसौटियां क्या क्या है समरूपता के लिए, ये हम देखेंगे। पिछले अनुच्छेद में हमने कहा था कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि 2 कंडीशन क्या थी, उनके संगत कोण बराबर हो और दूसरा उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। पढ़ा था हमने कि कोण तो बराबर होने चाहिए और जो भुजा का अनुपात है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे ABC और DEF है, ये कोई 2 त्रिभुज है। समरूप और सर्वांग समता दोनों में अलग चीजें, कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। समरूप तो देखो, जैसे ये छोटा त्रिभुज ये बड़ा है, ये भी समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांग सम तब होंगे जब दोनों एग्जैक्ट बराबर हो। क्लियर, समझ में है ना? तो अब ये ABC और DEF देखो, इसमें एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है और एंगल C एंगल F के बराबर है। तो अब भुजाओं के रेशियो ने देखिए अपन AB। अब देखो AB का है AB DE, मतलब दोनों का रेशियो लेना है, मतलब बट्टा लेना है, ये इस टू ये डिवाइड में। और BC ये BC, EF ये BC और EF, और ये CA और FD ये इन दोनों का रेशियो लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि A D के संगत है, B A जो है वो D के संगत है, B E के संगत है, C F के संगत है ना? बिल्कुल एग्जैक्ट आपको जो उसकी जो पोजीशन है ना वो भी वही रखनी है। जैसे आपने इधर AB लिया है तो इधर DE सेम, ऐसे नहीं कि आप इधर AB ले रहे हो और उधर EF भुजा ले रहे हो, नहीं, जो उसके संगत है हमको सेम वही भुजा लेनी है। तो सांकेतिक रूप से हम त्रिभुजों की समरूपता को त्रिभुज ABC और समरूप है DEF लिखते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, समरूपता को लिखने के लिए सिंबल होता है ऐसा, और सर्वांग समता को लिखने के लिए हमारा सिंबल था ऐसा, मतलब 2 इक्वल टू उसके ऊपर ये वाला साइन। समझ में आया? तो अब देखो, अब जब मैं कभी किसी को आपको बोलूंगी कि त्रिभुज ABC समरूप है DEF के, तो ऐसे लिखूंगी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DE और F के, ऐसे। और अगर मैं आपको बोलूंगी सर्वांग सम है, तो आप क्या होगे, सर्वांग समता के लिए ये वाला साइन बनाओगे। समरूप और सर्वांग समता, डिफरेंस समझ में आया? साइन का भी डिफरेंस ध्यान रखना कि आपको कौन सा साइन लगाना है। अब जब भी आगे मैं समरूप कहूंगी तो अपन को ये साइन यूज लेना है डायरेक्टली, तो आपको समझ जाना है कि मैं समरूपता की बात कर रही हूं। तो संकेत समरूप को प्रकट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। याद कीजिए कि कक्षा 9 में सर्वांग समता का संकेत आपने ये यूज किया था ना, याद आया? क्लास 9th में हमने कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था, तो उसमें हमने सर्वांग समता के लिए मैं ये वाला सिंबल हम यूज करते थे सर्वांग समता के लिए, तो और समरूपता के लिए ये है। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे त्रिभुजों की सर्वांग समता की स्थिति में किया गया था, त्रिभुजों की समरूपता को भी सांकेत रूप से व्यक्त करने के लिए उनके शीर्षों की संगतताओं को सही क्रम में लिखा जाना चाहिए। देखो याद आया आपको, जब हमने लास्ट चैप्टर 9th में पढ़ा था, तो हम कहते थे कि ये त्रिभुज ABC और ये कोई त्रिभुज ये A B और C है, और ये मेरा D E और F है, ये 2 त्रिभुज है। अब अगर मैं कहूँ कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, याद आया? उसमें हमको क्रम भी नहीं तोड़ना था। ऐसे नहीं कि आप इधर तो ABC लिख रहे हो और इधर आपने लिखा DFE, नो, बिल्कुल पर्टिकुलर क्रम भी वही रखना है। अगर आपने ABC चला है तो इधर भी DEF ही होगा। ऐसे नहीं कि DFE लिख रहे हो EFD लिख रहे हो, नो। तो सेम का सेम समरूपता के केस में भी
वही होगा। तो इसमें आपको क्रम नहीं तोड़ना है, आपको सेम उसी क्रम में लिखना है। तो उदाहरण देखिए, आकृति 6.22 में त्रिभुज ABC और DF के लिए, अब देखो ये कोई मेरे 2 एग्जाम्पल है। अब आप बताओ मुझे, आप बोलोगे ABC समरूप है DEF के, ठीक है, गुड। ABC समरूप DEF के, हाँ, EFD हो गया, सॉरी EDF हो गया, और ABC FED ये नहीं लिख सकते हैं। हाँ, हम अगर आपको इधर EDF लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरे वाले त्रिभुज में भी देखना है कि E के सापेक्ष कौन है। तो अब देखो E के सापेक्ष कौन है, B। तो बस अगर EDF लिखा है इधर आपने तो इधर BAC लिखोगे आप, ऐसे। मतलब आपको क्रम नहीं तोड़ना है, जो जिसके संगत जो भुजा और जो कोण है ना, आपको उसी सीक्वेंस में चलना है। अगर आप EDF चले तो इधर भी आप BAC चलोगे, ऐसे। मतलब आपको ऐसे नहीं कि इसमें आप ACB ले रहे हो और इधर आपने EDF लिया, नो, बिल्कुल क्रम भी आपको सही रखना है, तो ही आपका क्वेश्चन पूरा सही माना जाएगा। तो अब एक प्रश्न उठता है कि 2 त्रिभुज मान लीजिए ABC और DEF की समरूपता की जांच के लिए क्या हम सदैव उनके संगत कोणों के सभी युग्मों की समानता की, जैसे सारे कोण की हम चर्चा करेंगे क्या, या उनके संगत भुजाओं के सभी युग्मों के अनुपात की समानता पर विचार करते हैं। जैसे 2 त्रिभुज है तो 2 त्रिभुज में 3 तो कोण होंगे और 3 संगत भुजाएं होगी। तो जब संगतता का हमने ये नियम पढ़ा है कि उसमें एक तो कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण तीनों, और जो उनके संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अब हम क्या ये तीनों के बारे में चर्चा करेंगे कि कोई 2 चीजें प्रूव हो जाए तो भी चलेगा, तो ये हम आगे देखेंगे। आइए इसकी जांच कीजिए। आपको याद होगा कि कक्षा 9 में आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियां, क्राइटेरिया प्राप्त किए थे। याद है आपने 9th क्लास में साइड क्राइटेरिया, जिसमें हम कहते थे भुजा सर्वांग समता सिद्धांत से हमने ये प्रूव किया। एक में हमने देखा था कि 2 साइड्स और उनके बीच की भुजा, बीच का कोण, तो हम कहते थे एंगल साइड एंगल या फिर साइड एंगल साइड, ऐसे करके हमने सर्वांग समता के कुछ क्राइटेरिया दिए थे ना, नियम बनाए थे हमने। तो जिनमें दोनों त्रिभुजों के संगत भागों में केवल 3 युग्म ही निहित है। अब देखो, जब आप 2 त्रिभुज की बात करते हो तो हम सर्वांग समता में क्या करते थे, 3 क्राइटेरिया कोई भी करते थे, या तो तीनों भुजाएं बराबर हो, या एक कोण और उसके 2 भुजाएं बराबर हो, या 2 कोण और उसके बीच की भुजा बराबर हो। तो हम कितने क्राइटेरिया, हम 6 क्राइटेरिया थोड़ी बनाते थे कि नहीं भाई मेरी तीनों कोण और तीनों भुजाएं मैं प्रूव करूंगी, नहीं, हम 3 क्राइटेरिया बना के सर्वांग समता सिद्ध कर देते थे, और बाद में हम लिख लेते हैं कि बाय द CPCT रूल। याद आया? तो हम डायरेक्टली ये लिख के हम कह देते थे कि वो भुजा, बचे हुए कोण और बचे हुए भुजाएं भी बराबर होगी बाय द CPCT रूल। 9th चैप्टर में हमने पूरा पढ़ रखा है ये। तो बस, तो समरूपता में भी हम यही करने वाले हैं। तो जिनमें इन दोनों त्रिभुज के संगत भागों की सभी 6 युग्मों के स्थान पर संगत भागों के कम से कम युग्मों के बीच संबंध ही निहित थे। तो इसीलिए आइए हम इनके क्रियाकलाप करें। तो अब जैसे इसमें हमने सर्वांग समता की तो चर्चा कर ली 9th क्लास में, अब समरूप के लिए भी हमने कुछ क्राइटेरिया बनाए, क्योंकि आप ऐसे नहीं कि तीनों कोण और तीनों भुजाएं लेके उनका चेक करो। इसमें से अगर कोई आपने 3 भी चेक कर ली या 2 भी चेक कर ली तो भी आपको आगे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ अब ये समरूप होंगे। तो अब देखते हैं, भिन्न भिन्न लंबाई, मान लीजिए 3, 5 और क्रमशः 2 रेखाखंड BC और EF खींचिए। मतलब 2 कोई रेखाखंड, एक तो 3 का और एक 5 का, हमने कोई 2 रेखाखंड खींचे। फिर बिंदु B से और C पर क्रमशः PBC और QCB किन्हीं 2 माप मान लीजिए 40 और 60 डिग्री के हैं। मतलब जैसे उस पर हमने कोई 2 एंगल खींचे, ये तो 60 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है। साथ ही बिंदु E और F पर क्रमशः REF 60 और SFE 40 डिग्री खींचे। मतलब जैसे इस पे भी हमने 60 और 40 का खींचा। मतलब पहले तो मैंने एक रेखाखंड खींच लिया 3 और 5 सेंटीमीटर, उसके बाद इधर से 60, इधर से 40, इधर से 60, इधर से 40, दोनों एंगल मैंने खींच लिए। अब मान लीजिए BP और CQ परस्पर A पर प्रतिच्छेदित करते हैं। मतलब जैसे अगर यहाँ तक आप छोड़ देते तो ये मेरा कोण त्रिभुज बन जाता, लेकिन वो आगे भी और जा रहे हैं, ठीक है, आगे प्रतिच्छेद करें A पर। तथा किरण ER का है, हाँ ये वाली किरण, हाँ किरण ER और FS
ये आपस में डी पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। यस, दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में आप देख सकते हैं कि बी ई के बराबर है, बी ई के बराबर है। यस, सी एफ के बराबर है, सी एफ के बराबर है, बिल्कुल यस। ए डी के बराबर है, ए डी के बराबर है। क्यों बताओ क्यों? अपन को तो दो ही कोण दे रखे ना, तीसरा कोण कैसे बराबर हो गया? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब दो कोण समान हो गए तो ऑब्वियसली तीसरा कोण भी समान होगा ना, क्योंकि 180 में से माइनस करेंगे, 60 + 40 100 और तीसरा एंगल कितना हो गया 80 डिग्री, यानी इसका भी एंगल 80 डिग्री होगा, इसका भी एंगल 80 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है कि तीसरा कोण इसने कैसे बराबर कर दिया। तो अर्थात इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है। इनकी संगत भुजाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? BE/CF 3/5, इसका रेशियो तो आ गया 0.6। अब AB और DE जो बची हुई भुजा बात कर रही हूँ मैं, और CA और FD के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या इनके रेशियो भी समान होंगे क्या, जो अनुपात? तो AB, DE, CA और FD को माप पर आप पाएंगे कि AB और DE और CA और FD भी बराबर हैं, इनके रेशियो भी बराबर आ गए, लगभग 0.6 के बराबर है। यदि मापने में कोई त्रुटि है तो इस प्रकार AB/DE, BC/EF और CA/FD बराबर हैं, तीनों के रेशियो हैं, भुजाओं के जो अनुपात है ना वो भी बराबर हैं तीनों के। तो आप समान संगत कोण वाले त्रिभुजों में अनेक युग्म खींचकर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। मतलब आप कोई भी एंगल बनाइए और जैसे एंगल्स तीनों सेम होने चाहिए, उसके बाद में आप भले चाहे छोटा त्रिभुज बन रहा है लेकिन आप बड़ा पड़ रहा है। देखो आपने सर्वांग समता या उसमें याद है आपने क्राइटेरिया पढ़ा था, हमने कहा था कि कभी भी एंगल वाला क्राइटेरिया नहीं हो सकता, कि अगर तीनों कोण बराबर है फिर भी वो सर्वांग सम नहीं होंगे। याद आया ना, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। वो इसीलिए बराबर नहीं थे क्योंकि देखो 60, 40 और 80 का एक छोटा कोण भी बन सकता है त्रिभुज और एक बड़ा भी बन सकता है इसी मेजरमेंट का, तो इसीलिए हम उसको सर्वांग सम नहीं कह रहे थे, बट यहाँ हम उसको समरूप जरूर कह सकते हैं। तो समरूप में अब कोण तो बराबर हो गए, अब उसकी भुजाएं लेंगे तो भुजाओं का जो अनुपात होगा ना, रेशो, वो तीनों का बराबर होगा समरूप के केस में। इसीलिए एंगल वाला क्राइटेरिया सर्वांग समता में हम यूज नहीं लेते थे, क्योंकि वो अब हम समरूपता में यूज लेंगे। तो प्रत्येक बार आप यह पाएंगे कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। यह क्रियाकलाप हम दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए निम्न कसौटी की ओर अग्रसित करता है। अब आगे और हम पढ़ेंगे, ये प्रमेय 6.3 है। यदि दो त्रिभुजों में यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, तो क्या ये समरूप त्रिभुज होते हैं? मतलब इसीलिए समरूप त्रिभुज होते हैं, ये हमको प्रमेय है, हमको प्रूव करना है। मतलब दो त्रिभुज संगत कोण बराबर है उनके, मतलब हर कोण का जो संगत कोण है वो बराबर है और उनकी भुजाएं का अनुपात एक ही है। ठीक है, तो ये समरूप है, ये हमको प्रूव करना है, ये हमारी प्रमेय है। तो उपरोक्त कसौटी की दो त्रिभुज समरूपता एंगल कसौटी कहा जाता है। इसको हम एंगल कसौटी कहेंगे समरूपता में, ये सर्वांग समता में इसीलिए नहीं आता था। ठीक है, तो ये ABC और DEF ये मेरे दो त्रिभुज है। अब देखो इसमें एंगल A D के बराबर है, B E के बराबर है, C F के बराबर है ना, क्योंकि एंगल बराबर है। तो इसी प्रकार अब मैंने क्या किया, एक छोटा त्रिभुज बनाया जो बिल्कुल ABC के ये बराबर है, क्योंकि देखो ये दोनों अगर रेखाएं में देखो तो मेरी समांतर रेखाएं हो गई, और अगर यहाँ से ये तिर्यक रेखा काट रही है इसको, तो संगत कोण बराबर होंगे, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल, तो इसी अकॉर्डिंग मैंने DP AB के बराबर हो गया, DP AB के बराबर हो गया, क्योंकि अब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए दोनों ऊपर वाले। DQ AC के बराबर, DQ AC के बराबर, और P और Q को मिलाइए, और P और Q को मैंने मिला दिया, तो ABC DP Q के सर्वांग सम हो गया। बिल्कुल, क्यों हो गया आपको पता चल गया ना, क्योंकि संगत कोण बराबर हो गए इसके, तो आपस में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर दिए मैंने। तो एंगल B P के बराबर है। अब देखो एंगल B P के बराबर, एंगल B P के बराबर है, एंगल P और E के भी बराबर है, क्योंकि संगत कोण है आपस में। तो PQ समांतर है EF के,
ये हमको पता चल गया समांतर क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है और बराबर हो गए तो वो समांतर हो गई, या वो समांतर थी तो संगत कोण बराबर हो गए। दोनों आप क्राइटेरिया वाइज वैसा देख सकते हो। तो आप देखो इनका रेशियो निकालें, डीपी अपॉन पीई, डीपी ये अपॉन पीई ये पूरा बराबर है डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ठीक है, ये वाला सॉरी ये पूरा नहीं है, डीपी और पीई और डी क्यू और एफ क्यू। और अब देखो इसमें देखो ए बी और डी, इसका रेशियो बराबर है ए सी और डी एफ के, क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांग समिश्र त्रिभुज के हैं तो मैं सेम इस जगह वो वाले इसके पैरामीटर रख सकती हूँ, तो बस मैंने यही किया। तो जब ये ए बी अपॉन डी का रेशियो ए सी अपॉन डी एफ के बराबर है, अब ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है, इसीलिए ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन सी एफ के भी बराबर है और ए सी अपॉन डी एफ के भी बराबर है, दोनों के बराबर हो गया। इसीलिए टिप्पणी देखो, यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हों तो त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के कारण इनके तीसरे कोण भी बराबर होते हैं। इसीलिए एंगल एंग समरूपता कसौटी को निम्नलिखित से व्यक्त किया जा सकता है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए तो ऑब्वियसली देखो तीसरा कोण तो बराबर ही होगा, लेकिन हम उसको क्राइटेरिया में दो कोण ही काफी हमारे लिए प्रूव करने के लिए, तो हमने इसको लिख दिया उपरोक्त तो दो त्रिभुजों की समरूपता एंगल कसौटी कहलाती है ए। तो अब हम जैसे सर्वांग समता में 3 कसौटियां रखते थे, लेकिन इसमें हम 2 ही रखेंगे जैसे एंगल। तो आप डायरेक्ट ये लिखोगे तो आपको समरूपता प्रूव हो जाएगी कि दो त्रिभुजों की समरूपता एंगल कसौटी से। समझ में आ रहा है? इसमें डायरेक्ट हम ये वाली स्टेप यूज करेंगे। तो अब देखो ऊपर आपने देखा कि यदि त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यस, इस कथन के विलोम के बारे में क्या कहेंगे? अब मैं आपको बोल दूं कि एक मतलब अगर समरूप है तो आप बोलोगे उसकी कोण बराबर होंगे और भुजा समानुपाती होगी, तो उसका उल्टा भी आप बोल सकते हो। तो दूसरे शब्दों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो क्या यह सत्य है कि इन त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होंगे? मतलब आप तीनों चीजें लेके चल सकते हो, या तो कोण बराबर करो तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होगी, संगत भुजाएं समानुपाती होगी तो वो समरूप होंगे। तो वो तीनों क्राइटेरिया एक साथ फॉलो कर सकते हो आप कि 2 चीजें दे रखी एक चीज दे रखी तो आप दूसरी निकाल सकते हो ऐसे। अब देखो ये क्रियाकलाप एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये कोई मेरा ABC और ये DEF है मेरा। इसमें देखिए AB 3 है और BC 6 और CA 8 और DE 4.5, EF 9 और FD 12 है। तो अब इस आकृति में अब आप देखो, अब एक चीज आप देखना कि उनके रेशियो सेम होंगे। आप नॉर्मली देख के भी बता सकते हो कि ये अगर सही क्वेश्चन है कि नहीं, ये समरूप है कि नहीं, आप देख के भी बता सकते हो। तो अब देखो AB अपॉन DE, AB और DE का रेशियो यानी 3 और 4.5 का रेशियो देखो कितना हो गया, 2/3 कुछ आया, तो 2/3 रेशियो ना है। अब 6 और 9 का रेशियो देख लो, तो 3 से निकालोगे तो 3 और 2 और 3, यहाँ 8 और 12 आ रहा है, तो 4 से करोगे तो 2 और 3, तो तीनों में रेशियो आ रहा है मेरा 2/3। तो अब एंगल ABCDE को मापेंगे तो हम देखेंगे कि एंगल AD के बराबर है, AD के बराबर है, BE के बराबर है, CF के बराबर है। तो अर्थात दोनों त्रिभुजों के संगत कोण के माप बराबर होंगे। देखो या तो आपको कोण दे दे तो उनकी भुजाओं के अनुपात समान होगा, और या आपको इस क्वेश्चन में आपको भुजा के अनुपात दे दिया तो अब जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो इससे हम दोनों तरीके से हम इसकी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार अनेक त्रिभुजों के युग्म खींचकर जिसमें संगत भुजाओं के अनुपात एक ही है, इस क्रियाकलाप को आप दोहरा सकते हैं। आप पाएंगे कि इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, तो यह 2 त्रिभुजों की समरूपता की निम्नलिखित कसौटियों के कारण है। अब प्रमेय 6.4 देखो, यदि 2 त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर हो, तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। देखो तीनों चीजें बोल दी, एक तो दूसरी भुजा समानुपाती हो, भुजा का रोल आ गया, कोण का रोल आ गया,
और तीसरा समरूप हो गए। तीनों साथ में चलेगी, भुजा, कोण और समरूप होंगे। तो ये तीनों चीजें आप नोट करना आगे आने वाले क्वेश्चन में। तो इन कसौटियों को दो त्रिभुज की समरूपता साइड 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 भुजा कसौटी कहा जाता है। उपरोक्त प्रमेय को एक त्रिभुज ABC और DEF लेकर AB, अब हमने एक और एग्जांपल लिया, दो त्रिभुज लिए मैंने ABC और DEF कुछ लिया, इसको लेकर दोहराना है। अब इसमें AB का रेशो अपॉन DE का रेशो, BC का रेशो अपॉन EF का रेशो और CA का रेशो और FD का रेशो हमको देखना है। तो अब इसमें देखो, अब DEF में मैंने किया DP बराबर है AB के, मतलब ऐसी कोई रेखा कीजिए जो इस ABC के बराबर हो, मतलब ये त्रिभुज जिसके बराबर हो जाए, सर्वांग सम आ जाए। तो ये AB DP के बराबर है और DQ AC के बराबर है और P और Q को हमको मिलाना है। ऐसी कोई कट यहाँ इतनी मेजरमेंट ही लेनी है जो इन दोनों के बराबर हो जाए। अब हम देखेंगे कि DP अपॉन PE बराबर होगा DQ अपॉन QF के, क्योंकि DQ PQ समांतर है EF के। अभी हमने लास्ट प्रश्नावली में हमने पढ़ा था ना कि जब वो समांतर है तो उनका अनुपात बराबर होगा, अगर अनुपात बराबर होगा तो वो समांतर होंगे, तो हमने लिख दिया। तो एंगल P, अब एंगल P एंगल E के बराबर है, संगत कोण, और Q और F के बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर आ गए। यानी मैं ऐसे DP अपॉन DE और DQ अपॉन ये वाला देखो, ये इक्वेशन थी ना मेरी DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन FQ। देखो इसमें अगर मैं 1 जोड़ूं तो वो नीचे वाला उसमें प्लस कर सकती हूँ मैं। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया कि DP अपॉन PE प्लस 1 करूं तो DP प्लस PE अपॉन PE, तो DP प्लस PE क्या हो गया मेरे, DE पूरा हो गया ना, तो ये ऐसे ही लिया और नीचे बच गया DP। तो ऐसे सेम में 1 प्लस करके मैं पूरी इक्वेशन बना सकती हूँ। तो बस इसमें ये इक्वेशन यहीं से आई, तो DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF इक्वल टू PQ अपॉन EF, PQ अपॉन EF, हाँ PQ अपॉन EF। तो इनका रेशो भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि इनका रेशो भी सेम आएगा, हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। तो अब DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF और BC अपॉन EF। अब देखो BC और PQ बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि हमने सेम त्रिभुज की सेम नाप ली थी और ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम हो गए तो BC की जगह में PQ लिख सकती हूँ या PQ की जगह BC लिख सकती हूँ, इसीलिए मैंने ये लिख लिया। और इसी अकॉर्डिंग BC PQ के बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है, ABC और DPQ, क्योंकि ये भुजा समान है इसके, ये भुजा समान है इसके, और ये A और D उभयनिष्ठ हो गए, मतलब दोनों में कॉमन है एंगल, मतलब बराबर है, तो ये एंगल बराबर हो गए, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। अब जब सर्वांग सम हो गए तो AD के बराबर BE के बराबर और CF के बराबर होगा। क्लियर? तो एंगल CF के बराबर हो गया क्योंकि ये संगत कोण हो गए, ये वाला और ये कोण संगत, तो इसीलिए CF के बराबर होगा। क्लियर? तो अब आपको याद होगा कि दो बहुभुजों की समरूपता के लिए दोनों प्रतिबंधों अर्थात संगत कोण बराबर, दूसरा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में से किसी एक का ही संतुष्ट होना उनकी समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु 6.3 और 4 के आधार पर अब आप कह सकते हैं कि दो त्रिभुज की समरूपता की स्थिति में इन दोनों प्रतिबंधों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक प्रतिबंध से स्वतः ही दूसरा प्रतिबंध प्राप्त हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें देखो ये थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, मतलब इसमें थ्योरी पार्ट भी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। अगर मैं डायरेक्ट 6.3 पे पहुंच जाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आए कहाँ से, ये इक्वेशन कहाँ से आई। इसीलिए मैं आपको प्रमेय भी करवाती जा रही हूँ, एग्जाम्पल्स भी करवाती जा रही हूँ और सारी चीज़ें मैं पूरा चैप्टर लेके चल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीधी प्रमेय भी पूछ लेते हैं, बोर्ड्स वगैरह या कोई से भी एग्जाम्स में, इसीलिए आपको सारी चीज़ें सॉल्व करना ज़रूरी है। तो आइए दो त्रिभुजों की सर्वांग समता को उन कसौटियों को याद करें जो हमने कक्षा 9 में पढ़ी थी। आप देखते हैं कि SSS समरूपता कसौटी,
तुलना SSS सर्वांग समता कसौटी से की जाती है। तो हमें यह संकेत मिलता है कि त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए, जिससे हमें साइड एंगल साइड मतलब दो भुजाएं उनके बीच का कोण सर्वांग समता कसौटी से तुलना की जाए। अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल करेंगे। आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्रियाकलाप, त्रिभुज ABC और DEF खींचना है हमको, ABC और DEF। अब इसमें AB 2 है और एंगल A 50 है, AC 3 है, नहीं AC 4 है, ठीक है, और DE ये मेरा 3 है और एंगल D मेरा 50 डिग्री है और DF मेरा 6 है। अब आपको बताना है इसमें, देखो पहले तो एंगल देख लो कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये दो भुजाएं हो गई, उसके बीच का कोण ये। तो अब दोनों 50-50 है। अब इनका रेशो देखो मैं 2/3 और इसका रेशो 4/6, यानी ये कटा तो इसका भी 2/3 है, ठीक है। एक कोण और दो भुजाएं, तो ये मेरा साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया हो गया। तो AB और AC AB/DE और AC/DF का रेशो 2/3 आ गया। तथा एंगल AB और BC के अंतर्गत कोण है और एंगल D भुजा DE और DF के अंतर्गत कोण है, अर्थात एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, अर्थात इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजा एक ही अनुपात में है, भुजाएं भी तो एक ही अनुपात में है। तो एंगल B, C और E और F को मापे, देखिए हम दूसरे कोणों को मापे तो क्या पता चलेगा, हम देखते हैं। तो इसीलिए एंगल 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 समरूपता कसौटी से ABC और DEF समरूप है। आप ऐसे अनेक त्रिभुजों के युग्म खींचिए जिसमें एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, मतलब एक ही कोण बराबर होना चाहिए, ऐसे नहीं तीनों, और उसमें दो भुजाएं और दे रखी हो, बराबर हो। इन कोणों के अंतर्गत करने आने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो इसके लिए आप और एग्जांपल ले सकते हो, मतलब दो तो भुजाएं होनी चाहिए और उसके बीच का कोण होना चाहिए। तो फिर आप देखना कि समरूप है कि नहीं। अब ये आप जो B और C एंगल है ना, और E और F आप देखिए D से माप के देखना कि आपको क्या पता चलता है कि वो एंगल इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो ये भी हमारा एक समरूपता मापने का एक कसौटी है, क्राइटेरिया है ये हमारा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरी त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इनके अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी ये समरूप हैं। इन कसौटियों का दो त्रिभुज समरूपता साइड एंगल साइड, यानी दो भुजाएं उनके बीच का कोण कसौटी कहा जाता है। अब इसको भी मैंने एक प्रमेय से सिद्ध किया। ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज DEF है, दो त्रिभुज हैं। अब इसमें AB/DE ये पूरा का अनुपात AC/DF के, तो एंगल A और एंगल D बराबर है, क्योंकि आकृति 2.8 में हमने सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि एंगल A और D बराबर होंगे। और DP, अब देखो DP देखो ये लाइन इसलिए खींचते हैं हम मोस्ट ऑफ त्रिभुज में, ताकि क्योंकि देखो एंगल तो सेम है, अगर ऊपर वाला A और D सेम है तो वो एंगल जब समान जो एंगल होगा तो वो मतलब भुजाएं भी तो सेम, तो यानी वो कहीं ना कहीं ये त्रिभुज ये इसके बराबर आ जाएगा, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर आ जाएगा। इसीलिए हम उसकी डॉटेड लाइन शो करते हैं ताकि वो ये और ये त्रिभुज बराबर आ जाए सर्वांग समता में, और फिर बड़ा वाला त्रिभुज उसके समरूप हो जाएगा। तो इसीलिए DP AB के बराबर है, AB के बराबर है, DQ AC के बराबर है, और P तथा Q को हमको मिलाना है, और PQ EF के समांतर है, ये इसके समांतर है। तो ABC DP Q के समांतर सर्वांग सम हो गया। कैसे हो गया, देखो एक कोण बराबर है और दो भुजाएं बराबर है, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से बराबर हो गया। ये इसीलिए अब डायरेक्ट कैसे लिख देता है, क्योंकि जो बुक्स में है ना तो उनको लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता है, इसीलिए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कैसे आया। तो इसीलिए आपको अपना दिमाग लगाना है उस जगह कि मैंने ये कैसे कहाँ से निकाला। तो अब एंगल A D के बराबर है, एंगल B अब एंगल A D के बराबर आ गया, एंगल B P के बराबर है, ठीक है, और एंगल C Q के बराबर आ गया। तो ABC और DEF सर्वांग हो गए ना, क्योंकि ये संगत कोण हो गए आपस में, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह हम कुछ कसौटियां देख सकते हैं। अब उदाहरण 4 देखो,
क्वेश्चन इसीलिए करना ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ा है ना उसकी प्रैक्टिस हो जाए, उसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो अब ये कोई आकृति 6.29 है, इसमें देखो PQ समांतर है RS के। देखो ये क्वेश्चन में हमको गिवन क्या क्या है ये हमको पहले से देख लेना है कि हाँ भाई ये चीज़ें तो हमको दे रखी है, तो अब हमको निकालना क्या है वो हम सेकंड उसमें देखेंगे, पर पहले गिवन क्या क्या है वो देखते जाओ। PQ समांतर है RS के, ये हमको गिवन है, समांतर है। हमको सिद्ध करना है कि POQ ये और SOR ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये समरूपता का साइन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हमको क्या क्या गिवन है, PQ RS के समांतर है, ये हमको दिया है। अब बताओ जब समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण वैसे ही बराबर होते हैं जब दो लाइनें क्रॉस करती है, संगत कोण भी बराबर होंगे। अब देखो एकांतर कोण यानी जो Z पे बनते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर, और इधर भी तो बन रहा है Z पे, तो ये कोण इस कोण के बराबर होंगे, तो PS के बराबर QR के बराबर एकांतर कोण, और ये कोण और ये कोण बराबर हैं, शीर्षाभिमुख दो लाइनें आपस में क्रॉस कर रही है तो यानी वो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं। तो अब कौन सी समरूपता कसौटी हो गई, ये दोनों सर्वांगसम एक बार हमने प्रूव कर दी है। तो हाँ मतलब दो तो कोण और तीनों कोण बराबर हो गए, सॉरी सर्वांगसम नहीं है, एंगल 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 कसौटी है। तो जब एंगल एंगल तो PQR सर्वांगसम है SOR के, तो हमने ये समरूपता कसौटी यूज लिए एंगल एंगल एंगल, यानी तीनों कोण बराबर आ गए। अब देखो उदाहरण नंबर 5, देखो ये 6.30 में P ज्ञात करना है हमको। अब P कहाँ है, ये हमको P निकालना है। अब रेशो देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कभी भी आप ध्यान रखना जब अगर रेशो वाले क्वेश्चन आए ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप इधर आपको 6 दिख रहा है तो ऑब्वियसली या तो उसका डबल होगा या उसका अनुपात सेम रहेगा। तो अब आपको ऐसी कौन दूसरी वाली देखो, ये 3.8 है और ये 7.6 है, यानी 3.8 का डबल 7.6 है, 6 का डबल 12 है, यानी ऑब्वियसली ये इसका डबल होगा, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 6√3 और यहाँ पे 3√3, तो √3 से यानी इसका भी 1/2 आ गया। तो आपको ये कोशिश करना कि वो भुजा वो वाली मतलब उसका जस्ट या तो अनुपात में कट रही हो, तो आपका क्या टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट देख लोगे। तो अब इसमें ABC और PQR दो त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब AB/RQ ये वाला, हाँ क्योंकि ये इसी के तो मतलब समानुपात में थी ना, तो बस इसका रेशियो 1/2, BC/QP का भी 1/2, CA/PR का भी 1/2 कट। आपको √3 दे के घबराना नहीं है, पर वो अपने आप कट जाएगा, ऐसी स्टेप इसीलिए दी। तो AB/RQ, BC/QP और CA/PR इन तीनों के रेशियो आ गए 1/2, तो यानी ABC समरूप हो गया RQP के, साइड समरूपता से। अब जब ये समरूप हो गए तो मैंने बोला एंगल CP के बराबर है, एंगल C जो है वो P के बराबर है, ये वाला P के बराबर है। तो अब जब C और P के बराबर है, अब एक एंगल 80 है एक 60 है, तो तीसरा आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 80 और 60 दोनों को जोड़ दो और उसके बाद में 180 में से घटा दो, तो 80 और 60 140, और 140 को आपको 180 में से निकालना है, यानी 40 डिग्री, इसका वैल्यू आ गई मेरे पास 40 डिग्री। तो जब C 40 डिग्री है तो P भी तो मेरा उसके बराबर ही है, तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो आ गई ना P की वैल्यू 40, क्योंकि वो जो सापेक्ष कोण देखना है हमको। और आप बोलोगे इसमें तो थोड़ा उल्टा दे रखा है, लेकिन आपको वही लेना है जैसे 3.8 और 6 के बीच में, तो यानी 3.8 और 6 के बीच में जो बिल्कुल जो सेम उसका, जैसे यहाँ 3 है तो ये यानी इसको इस त्रिभुज को ऐसे पलट दिया है, यानी ये इसके समानुपाती है, 3.8 इसके समानुपाती है और 6 इसके समानुपाती है, इसीलिए। तो अब ये C है, तो अगर इसको आप पलटोगे तो C P के ऊपर ओवरलैप करेगा, इसीलिए C और P की वैल्यू बराबर है। अब देखो नेक्स्ट, ये कोई मेरी आकृति है, इसमें ये मुझे कुछ इक्वेशन गिवन है कि AO और BO, AO और BO को इंटू करूँ तो वो CO और DO के बराबर आ जाए। तो AO/CO और OD/OB। अब देखो AO और इस CO नीचे चला गया, ये OD था ये और नीचे OB चला गया, ये मेरी एक इक्वेशन मैंने लिख ली। अब देखो ये दोनों त्रिभुज लेने,
अब इसमें एंगल AOD और COD शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो लाइनें क्रॉस करती है तो एंगल शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और 1 और 2 से अब दो समानुपाती भुजाएं भी समानुपाती होगी, दो भुजाएं समानुपाती और एक कोण है बराबर है। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से मैंने बोल दिया AOD समरूप है COB के। तो एंगल A C के बराबर है, एंगल B D के बराबर है। A तो है वो C के, D B के। तो उस अकॉर्डिंग मैंने बता दिया लास्ट में कि जब समानुपाती समरूप क्राइटेरिया मैंने साइड एंगल साइड निकाल दिया दो, इसीलिए A C के बराबर हो जाएगा और D B के बराबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब ये कोई उदाहरण है, एक 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, इस लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर है, लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। मतलब यहाँ से ये 1.2 मीटर की चाल से वो चली। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब इस बल्ब की ऊंचाई 3.6 मीटर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी। मतलब 4 सेकंड बाद ये हमको D निकालना है, इसकी लंबाई कितनी होगी हमको ये निकालनी है। तो मान लीजिए AB बल्ब खंबे लगे खंबे को तथा CD 4 सेकंड टाइम भी दे रखा है, ध्यान रखना तीनों चीजें आप देख लो। तो मान लीजिए AB बल्ब लगे खंबे की लंबाई है और CD द्वारा लंबे खंबे की आधार से परे 4 सेकंड चलने के बाद ही उसकी स्थिति प्रकट करती है। मतलब वो यहाँ आने के बाद उसकी छाया जो हमने जो कंडीशन ली ना वो 4 सेकंड बाद है, मतलब वो 4 सेकंड तक तो चल गई, उसके बाद में उसकी छाया बनी, हमको वो निकालना है। तो आप देखेंगे कि DE लड़की की छाया की लंबाई है। मान लीजिए DE x मीटर है, मान लीजिए जैसे ये लंबाई मेरी x मीटर है। एक बार जब तक मुझे पता नहीं तो मैं x मान लेती हूँ, ठीक है। तो BD क्या होगा, ये है मेरा BD। BD क्या होगा 1.2 इंटू 4, समय बराबर दूरी इंटू चाल, तो 1.2 और इंटू सेकंड यानी ये, तो यानी इसकी दूरी BD की हो गई 4.8 मीटर। तो ABC, अब ये वाला त्रिभुज ABE बड़ा वाला और ये छोटा वाला CDE में एंगल B D के बराबर है, दोनों ही 90 डिग्री हैं क्योंकि ऊर्ध्वाधर है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। एंगल E के बराबर है, एंगल E दोनों में कॉमन है तो मैंने ये कर दिया। तो देखो दो एंगल इक्वल आ गए तो समरूप क्राइटेरिया हो सकता है। तो एंगल ABE समरूप होगा CDE के, दोनों के समरूपता कसौटी आ गई। अब जब समरूप आ गए तो उनकी भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। तो अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ BE/DE, ये BE यानी पूरा और D यानी इतना वाला, उनका अनुपात सेम होगा। यस, अब इधर लिखा मैंने AB/CD, ये बड़ी भुजा का और ये छोटी भुजा का अनुपात लिख दिया। लिख सकते हो ना, मैंने लास्ट पार्ट में मैंने त्रिभुजों के वो जो अगर उनका रेशियो समान होता है तो वो समांतर वाली समांतर रेखा होती है तो उनका रेशियो भी समान होता है, हमने भी लास्ट पार्ट में पढ़ा था ना। तो बस समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं वाली प्रॉपर्टी से मैंने लिख दिया। अब देखो BE क्या है, B ये पूरा है। अब B देखो यहाँ तक तो उसकी 4.8 मीटर आ गई थी मेरी, कैसे आई थी मैंने निकाल दी थी दूरी, समय बराबर दूरी अपन चाल से, तो दूरी निकालूंगी तो समय इंटू चाल निकल जाएगा। तो समय मेरा 4 से था और ये 1.2 मीटर की मेरी चाल थी तो उस अकॉर्डिंग मैंने निकाल दी तो 4.8 आ गया। B पूरा ये 4.8 है और ये x माना था तो 4.8 प्लस x हो गया। अब B सिर्फ मेरा D तो मेरा सिर्फ x है तो मैंने x लिख दिया। देखो ऐसी इक्वेशन मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी। इधर AB है तो AB 3.6 है क्योंकि टावर की लंबाई 3.6 थी और 0.9 लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर थी तो उसको मैंने मीटर में चेंज किया तो डिवाइडेड बाय 100 किया, इसीलिए मेरा 0.9 आ गया। बस इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा तो ये हो गया 0.3x और इधर मैंने दोनों से इंटू किया तो 0.48 इंटू ये करके तो x की वैल्यू आ गई। आप सॉल्व करेंगे तो 1.6 आएगी। तो यानी 4 सेकंड चलने के बाद में लड़की की छाया, मतलब जो छाया यहाँ बनेगी, ऑब्वियसली जैसे आप पीछे से लाइट आ रही है
तो आपकी छाया कहाँ, आगे की साइड ही बनेगी। तो लड़की जब यहाँ खड़ी है तो इसकी छाया डी यहीं बनेगी ना, तो हमको डी की लंबाई निकालनी थी। तो बस इसमें थोड़ा दूसरे, कभी कभी हमको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अभी हमने जैसे इसमें दूरी पूछी तो हमने समय बराबर दूरी बटा 4 से इसका फॉर्मूला हमने दूरी निकाली। तो कुछ कुछ चीज़ें आपकी पिछले साल की रिविजन होती है, लास्ट क्लासेस की। अब एक उदाहरण और कर लेते हैं हम, उसके बाद में एक्सरसाइज 6.3 कल स्टार्ट करेंगे। इसको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। उदाहरण 8 देखो, 6.33 में CM और RN, ये CM और RN ABC और PQR की माध्यिका है, मतलब वो उसके सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट से डिवाइड कर, मतलब आधा आधे पार्ट में बांट ली। माध्यिका मतलब 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। हमने 6th-7th में पढ़ा था माध्यिका और शीर्ष लंब। तो यदि ABC और PQR समरूप हैं, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हमको सिद्ध करना है कि AMC ये वाला छोटा वाला त्रिभुज और NPR ये त्रिभुज ये भी समरूप है, और CM अपॉन RN मतलब इनमें इनकी भुजाओं के रेशियो दे रखे हैं हमको कि वो भी CM और RN, इसका रेशियो AB ये वाला और PQ इसके रेशियो के, और CMB ये वाला त्रिभुज, और मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, जो आधे आधे हुए ना वो, ये हमको प्रूफ करना है। कुछ नहीं, ABC और PQR लिया मैंने पहले, तो AB और PQ का रेशियो बराबर होगा AB अपॉन PQ, बराबर होगा BC अपॉन QR के, बराबर C अपॉन RP के। जब रेशियो बराबर हो गए तो एंगल A P के बराबर, एंगल B Q के बराबर और एंगल C R के बराबर होंगे। अब AB को ध्यान से देखो, AM के मतलब उसकी AB जो है वो 2AM की दुगनी है ना, क्योंकि हमको एक क्वेश्चन में पहले ही मेंशन है कि वो उसकी माध्यिका है। माध्यिका यानी वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट ली, तो यानी वो AM उसका आधा ही हुआ ना, तो यानी AB को मैं 2AM लिख लिया, PQ को मैंने 2PN लिख दिया। तो अब AB की जगह मैं लिख दिया 2AM और PN की जगह लिख दिया, PQ की जगह 2PN लिख दिया। तो CA अपॉन RP, ये तो मेरा ऊपर वाली इक्वेशन में था ही, ये CA अपॉन RP। तो बस 2 से 2 कट गया, तो AM और PN का रेशियो है CA अपॉन RP के, और MAC और NPR दोनों एंगल इक्वल होंगे। MAC तो ये एंगल MAC और NPR ये एंगल भी बराबर हो गए। अब जब बराबर हो गए तो ये त्रिभुज AMC समरूप होगा PNR के। सेम यही हम दूसरी चीज में भी कर सकते हैं, CM अपॉन RN का रेशियो बराबर CA अपॉन RP के रेशियो के बराबर होगा। तो यही CA अपॉन RP और ये CA अपॉन RP होगा CM अपॉन RN। तो AB अपॉन PQ के रेशियो भी सेम होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट से देखा। तो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर, तो CM अपॉन RN AB अपॉन PQ के बराबर है, और AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के भी बराबर है। क्योंकि देखो आप रेशियो लिखते जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कौन कौन सा रेशियो लिया है। तो CM अपॉन RN BC अपॉन QR के बराबर है। तो बस ऐसे ही हम CMB और RNQ की समरूपता सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा एग्जाम्पल 8 हो गया, और आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आगे वाला एक्सरसाइज 6.3 हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके बच्चों।